जी, okay, welcome back, and let's move on to the next slide. जो EMI की जो रिक्वायरमेंट है वो नॉर्मली यहाँ तक जो टॉपिक्स हैं उसी से रिलेटेड सवाल आते हैं। मैंने मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर को यूज किया ज़रूर जाता है फॉर हायरिंग, बट एग्जामिनेशन में इसके हवाले से सवालात हैं नहीं, तो मैं इसको बहुत सरसरी सा मैं समझा देता हूँ कि व्हाट इट इज एक्चुअली. These were two sisters, Myers and Briggs. They were two sisters who have introduced this concept of team development. तो इसमें एक्चुअली क्या है कि इन्होंने बताया कि जी हम जो ह्यूमन माइंड है इसको इन्होंने उसके 4 हिस्से किए और हर हिस्से में 4 फीलिंग्स को उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है. और उन 4 में जब आप 4 हिस्सों में 4 फीलिंग्स डालेंगे तो टोटल आपके पास 16 पर्सनालिटी टाइप्स बनती हैं. जो अगर आपने कभी वैसी अगर अपने तौर पे अगर आप देखना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ योर पर्सनालिटी टाइप, तो उसमें जो आपको पता चलेगा वो या तो आप जैसे होंगे जैसे ENTP या ISFJ या इस तरह के आपको एब्रिविएशंस नज़र आएंगे. तो मतलब उससे आपको पता चल जाएगा इधर यू आर extrovert or introvert, and you are sensational or you use your intuition for coming up with your ideas or thoughts, or thinking and feeling, and judgment and perception. So आपकी इसमें से कुछ एरियाज जो हैं वो डोमिनेंट होंगे एज कम्पेयर टू अदर 4 एरियाज. तो इसका जो है ना ये 16 का कॉम्बिनेशन बनता है. तो 4 यहाँ पर और ये 4 ये हैं, तो इन सबको मिला के आपको 16 का जो कॉम्बिनेशन बनता है. तो इसीलिए आप देखेंगे कि जब आप फाइनल ईयर का जो प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं तो उसमें आपकी पूरी कोशिश होती है कि ऐसे बंदों के साथ आप ग्रुप बनाएं जिनके साथ आपका माइंड जो है वो मैच करता हो. तो उसके पीछे जो चीज़ चल रही होती है बैक एंड पे, वो ये मायर्स ब्रिग्स टाइप इंडिकेटर चल रहा है, MBTI कहलाता है. एंड इसके ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल हैं. इफ यू रियली वांट टू explore your own self, what exactly which type of personality you are, you can go on and see for yourself. And उसमें उसमें सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो आप सवाल जवाब आप उसके अटैम्प्ट करते हैं उन सवालों को जो जवाब है वो आपने उसको सोच के नहीं देना है, बल्कि जैसे ही सवाल पढ़ें और जो जवाब आपके जहन में आता है वो जवाब आपने उसी वक्त उसको जो चॉइसेस दी होंगी उसमें से उसमें आपने उसको क्लिक कर देना है. So that is going to give you more accurate personality type of your character. So this is a little bit information about Myers-Briggs type indicator, MBTI. Then reward and recognition system, ये आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपने जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें आपने ज़रूर इंट्रोड्यूस करना है. अगर ये नहीं होगा तो योर टीम विल गेट डीमोटिवेटेड, और वो जो डीमोटिवेशन है वो yeah, at the end of the day, it will be you who will be going to pay the price for demotivating your team by not recognizing or rewarding the performance of your team members. इसके बाद यहाँ पर ये जो स्लाइड है ये मैंने ली है सीमेंस की. सीमेंस में एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने मुझे ये प्रेजेंटेशन दी थी, तो वहाँ से मैंने ये पिक्चर ली है. और यहाँ पर जो है वो बेसिकली एक इसका जो MBTI सॉरी PMI जो है वो उसमें जिस चीज़ के ऊपर फोकस करता है वो रेस RACI है. RACI मीन्स रिस्पॉन्सिबल, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. मैं इसको मेरा ख्याल है कि मैं दोबारा देखूंगा. RACI रेस जो है वो इनका कॉन्सेप्ट है. ये बेसिकली बनता है रैप, रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स. इस मैट्रिक्स को अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर, लेकिन वो RACI में और RAM में
बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, 19-20 का ही फ़र्क है। चीज़ वही है, सिर्फ एब्रिविएशन जो है वो उसको थोड़ा सा चेंज किया हुआ है, एंड रेस्ट ऑफ द अदर थिंग्स आर मोर और लेस सेम। सो इसमें जैसे ये फेजेस दिए हुए हैं आपकी, इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन, प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कमीशनिंग, टेस्टिंग, एंड दीज आर द people who are working on the project in various capacities. तो वो जो कैपेसिटीज हैं वो यहाँ पर डिफाइन की हुई हैं। ये उसकी आपका उसका लेजेंड है। जैसे ये ए इज अकाउंटेबल, तो इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन की अकाउंटेबिलिटी इनके पास है, बट ही इज पार्टिसिपेंट इन प्रोक्योरमेंट। डेवलपमेंट में ही रिव्यूज ओनली द डॉक्यूमेंट्स, एंड his input is required in testing. तो अगर आप इस इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन को अपने जहन में, चूंकि इसकी अकाउंटेबिलिटी तो बेसिकली ये है, इसको जहन में रखते हुए अगर इन तीनों को अगर आप एनालाइज करेंगे तो यू विल हैव अ फीलिंग ये बिल्कुल सही दिया हुआ है कि his input is required in testing because he has designed the, uh, the, the the circuit or whatever design he has come up with. प्रोक्योरमेंट में इसकी पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी लेकिन पार्टिसिपेशन ज़रूर होगी। डेवलपमेंट में इसको ज़रूर एज ए रिव्यूअर उसमें इंगेज होना पड़ेगा। सो इस पूरे को इन तमाम लोगों पर जब आप अप्लाई करेंगे तो यू विल कम टू रियलाइज कि हाउ दिस मैट्रिक्स इज फॉर्म्ड, and because it is basically a matrix, so it is responsibility assignment matrix. So इसमें क्या है बेसिकली कि जब आप इस तरह का पिक्टोरियल व्यू ले लेते हैं और आप चीज़ों की, अब यहाँ पर तो फिक्टिशियस पिक्चर्स लगी हुई हैं, एक्चुअल प्रोजेक्ट में आप उन बंदों की तस्वीर ही अगर लगा देते हैं तो वन गो में आपको देख के पता चल जाए कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट। तो फिर आप उससे उसी की चीज़ के बारे में सवाल जवाब पूछेंगे और बाकी चीज़ों के बारे में उससे आप सवाल जवाब नहीं पूछेंगे, तो इट विल गिव यू अ वेरी फेयर आइडिया, and you will be in a better position to uh, not to waste time in arguing with the people कि भाई तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी और तुम कर क्या रहे हो। आपने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट मैट्रिक्स बना के और सबको हैंड ओवर कर देना है, एंड दे विल कम टू रियलाइज दैट कहाँ पर इनकी इनपुट चाहिए और कहाँ पर उनकी अकाउंटेबिलिटी। सो दिस इज हाउ यू कैन डेवलप योर टीम। अब यहाँ थोड़ा सा फर्क समझाने की कोशिश की है एक मैनेजर में और लीडर में। तो दो के जो डेजिग्नेशन है वो तो प्रोजेक्ट मैनेजर का डेजिग्नेशन है, बट प्रोजेक्ट मैनेजर इज एक्सपेक्टेड टू बी अ लीडर रादर देन अ मैनेजर। और वही जो एजाइल का जो कॉन्सेप्ट इन्होंने अभी इंट्रोड्यूस किया है उसमें बेसिकली प्रोजेक्ट मैनेजर को एज अ लीडर ही रखा गया है, नॉट एज अ मैनेजर। अब मैनेजर में जब आप देखें तो ये अपनी टीम को लीड करते हुए आगे लेके आ रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखें तो वो उसको अपनी टीम को जो है वो नर्चर करता है। तो नर्चर करने में और लीड करने में जो फर्क है वो ये वाला है कि मैनेजर्स लाइट अ फायर अंडर पीपल और लीडर्स लाइट अ फायर इन पीपल। तो लीडर जो है वो लीड करता है, मैनेजर जो है वो इनसे कहता है कि कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ। तो ये वो वाली कहानी है मैनेजर के साथ कि मैनेजर जो है वो खुद पीछे रहता है और लीडर जो है वो फ्रंट से लीड करता है। तो लीडर जो है हमेशा आगे होना चाहिए, उसको पीछे नहीं होना चाहिए। तो हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली लीडरशिप का फुकदान है और वो आपको हर जगह नज़र आता है कि मरने के लिए आवाम को आगे कर दिया जाता है, खुद लंदन में बैठे होते हैं। So this is the end of resource management, which includes material resources and human resources, how to manage the two. Then we move on to the communications, project communications, and communications में मैं अभी बैठा देख रहा था तो कुछ चीज़ें मुझे नई नज़र आई हैं तो वो मैंने उसमें इंक्लूड तो की हैं, but let's see कि how far I am successful in explaining and telling you in reasonable detail. Let's see how it works. Wise men speak because they have something to say.
fools because they have to say something. So और इसके लिए एक और अंग्रेजी में एक और कहावत भी है कि wisdom speaks in silence. So ideally, as a project manager या as a project team leader, होना तो ये चाहिए कि आपकी जो कम्युनिकेशन है वो सिर्फ कम्युनिकेशन ना हो, बल्कि you should not only talk, but you should walk the talk. Whatever you are saying, it should be reflected in your actions as well. So only then you can keep your team motivated to do or whatever you are asking them to do, they will be willing to do. अब इसमें आप इस तस्वीर को अगर गौर से देखें तो आपको एक चीज़ नज़र आएगी कि इसमें जो लाइनें हैं वो वर्टिकल हैं और इसमें हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब देयर इज अ मिसमैच बिटवीन द टू। ये क्या कुछ रहा है, ये समझ कुछ रहा है, तो देयर इज अ मिसअंडरस्टैंडिंग। ये बेसिकली नॉइज है, इसको कहते हैं नॉइज। ये नॉइज कहाँ से क्रिएट होती है? देर आर टू मेनी थिंग्स विच यू हैव टू फोकस ऑन, जिसमें लिसनिंग, हियरिंग, स्टीरियोटाइप एंड इसी तरह की बहुत सारी और जैसे मतलब परसेप्शन एंड रियलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें अपना रोल प्ले करती हैं कम्युनिकेशन में। मैनेजमेंट की अगर आप लोगों ने हर्टा मर्फी पढ़ी हो बिजनेस कम्युनिकेशन में, और अगर नहीं पढ़ी है तो शायद हो सकता है पढ़ें, तो हर्टा मर्फी में इसकी जो है ना 10 स्टेजेस बताए गए हैं मैनेजमेंट, मतलब ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस लेडर। उसका जो सबसे टॉप जो लेडर है उस पर जिस चीज़ को रखा है हर्टा मर्फी ने, वो है कम्युनिकेशन। सो और हमारे इन्वायरमेंट में अनफॉर्चुनेटली कम्युनिकेशन को, जो हम अबे तबे से जो बात करते हैं, उसी को कम्युनिकेशन समझा जाता है, जबकि कम्युनिकेशन प्लेज अ वेरी वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे इन्वायरमेंट में इसमें आपको बहुत ज़्यादा फेलियर नज़र आएगा। उसका रीज़न ये है कि हम जिस तरह चीज़ों को समझ रहे होते हैं, जब हम कन्वे करते हैं तो हम यही समझते हैं कि जब मैंने इसको जिस तरह समझा, इसी तरह जैसे मैंने कन्वे भी कर दिया है, तो जो मुझे सुन रहा है वो उसको उसी तरह अंडरस्टैंड कर लेगा। बट एक्चुअली द रियलिटी इज दैट आपने जो कुछ कहा है वो ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली सामने उसी तरह से पहुँचे, बिकॉज देयर इज गोइंग टू बी नॉइज इन बिटवीन। वो नॉइज वॉइस की जो बात है मैं आगे चल के देखता हूँ, अगर मुझे टाइम मिलता है तो आई विल एक्सप्लेन टू यू व्हाट एक्चुअली दिस नॉइज इज ऑल अबाउट। अच्छा, ये है जी कम्युनिकेशन मॉडल। अगर आप लोगों ने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ा जरूर होगा, तो उसमें जो कम्युनिकेशन का जो पूरा प्रोसेस है वही यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है कि एक सेंडर होता है, वो अपने मैसेज को इनकोड करता है, फिर एक उसको मीडियम चाहिए होता है जिसके ज़रिए से वो उसको कम्युनिकेट करता है टू हिज और हर काउंटर पार्ट। अब जब उसके पास वो चीज़ पहुंचती है तो वो उसे डिकोड करती है और फिर अपना फीडबैक देता है टू द सेंडर। बट इन बिटवीन यू सी नॉइज इन बिटवीन। तो नॉइज में जैसे मैंने स्टीरियोटाइप बताया, तो स्टीरियोटाइप एक्चुअली ये होता है कि अगर आप किसी के बारे में आपका एक परसेप्शन पहले से बना हुआ हो, और उस परसेप्शन के साथ जब आप उसकी बात को सुनेंगे, अगर वो पॉजिटिव परसेप्शन है किसी पर्सनालिटी के बारे में, तो उसकी गलत बात भी आपको सही लगेगी, और अगर नेगेटिव परसेप्शन है तो उसकी सही बात भी आपको गलत लगेगी। तो इसलिए हज़रत अली का एक कॉल है कि ये मत देखो कौन कह रहा है, ये देखो क्या कह रहा है। तो हमारे एनवायरनमेंट में अनफॉर्चुनेटली लोग ये देखते हैं कि कौन कह रहा है, अगर अपना बंदा कह रहा है तो इसका मतलब सही कह रहा होगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि फेसबुक पे और जो दूसरे सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसमें हम पीछे से कोई मैसेज आया तो हमने देखा कि कौन सेंडर है, उसको देखा, उसने जो भेजा है मैसेज उसको बगैर पढ़े हुए हम उसको आगे एज इट इज उसको फॉरवर्ड कर देते हैं। ये बेसिकली कहलाता है स्टीरियोटाइप। तो आपने स्टीरियोटाइप नहीं होना होता है। कम्युनिकेशन के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू हैव अ वेरी थॉरो अंडरस्टैंडिंग कि आपने जो कुछ लिखा है या जो कुछ आप आगे बढ़ा रहे हैं उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। अगर तो पॉजिटिव हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो बेसिकली यू आर क्रिएटिंग केओस इन द सोसाइटी, यू आर, और इसके लिए यू आर गोइंग टू बी आंसरेबल इन द कोर्ट ऑफ
अलमाइटी अल्लाह। सो आपने सुनी सुनाई बात को आगे नहीं बढ़ानी, और ये नहीं देखना कि अपना कह रहा है या गैर कह रहा है। इसीलिए कहा जाता है कि सुनो सबकी मगर करो अपनी। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस कम्युनिकेशन प्रोसेस। इसमें आपने देखना है कि विच मीडिया यू आर चूजिंग, उस हिसाब से फिर आपने अपनी कम्युनिकेशन को मोल्ड करना होता है। फिजिकली अगर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं लोगों के साथ, तो आपका वे ऑफ इंटरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगा। सोशल मीडिया पे इंटरेक्शन अलग तरह से होगी। फ़ोन पे आपके एटिकेट्स चेंज हो जाते हैं, और जब वही चीज़ आप लिख रहे होते हैं तो उसमें आपका जो पूरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो बिल्कुल इंटायरली चेंज हो जाता है। सो अनफॉर्चुनेटली हमारे इन्वायरमेंट में हमने हर चीज़ को एक ही चीज़ समझा हुआ है। इसीलिए मैं तो अक्सर जब स्टूडेंट्स के पेपर्स वगैरह जब चेक करता हूँ, तो जिस तरह से उनकी आपस में जब कम्युनिकेशन में वो आई को छोटा लिखते हैं, जबकि कम्युनिकेशन में जब आप राइटिंग में जब कोई चीज़ बता रहे होते हैं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि आई जो है वो चाहे बीच में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे एंड में आए, तो हमेशा कैपिटल लिखा जाता है। बट स्टूडेंट्स डैम केयर अबाउट दीज थिंग्स। लेकिन अगर आप यही चीज़ जब आप कम्युनिकेट कर रहे होंगे इंटरनेशनल वेंडर, अपने आपका जो क्लाइंट है या कस्टमर है वो कोई बाहर का बंदा है जो कि मतलब नेटिव स्पीकर है, तो उसके सामने ये आई जो छोटी सी आपको मिस्टेक नज़र आ रही है, वो एक बहुत बड़ा ब्लंडर के तौर पे उसके सामने जाएगी। सो अगर आपकी अगर ये आदत है आई को छोटा लिखने की, तो मेरी सजेशन ये है कि इसको आज से ही चेंज कर दें। इवन आप छोटे मोटे आपस में भी अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ट्राई टू राइट एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, एंड ट्राई टू कम्युनिकेट विद your colleagues and mates, not in Urdu, but always try to communicate in English, because English is the business language, at least in Pakistan. And if in the days to come after COVID-19, since the world is going to be changed, so you have to adjust yourself to the changed circumstances. And changed circumstances का जो तकाजा है वो ये है कि you should have a very firm grip on English language proficiency. तो उसको आपने बहुत अच्छी तरह से improve करना है. This is my humble suggestion to you. Manna na manna, it's purely on to you, because I'm with you only for now a couple of more classes. Then writing style. Writing style matters a lot in communication, especially. Let me tell you my own story about this writing style thing. अब आप ये कहें कि ये अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं, मैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए नहीं बता रहा हूँ। बेसिकली मकसद एक्चुअली ये है कि व्हेन यू आर टेलिंग योर ओन स्टोरी टू समवन, तो आपकी ज़बान में लुकनत नहीं आती। लेकिन अगर आप किसी की बात सुनी सुनाई बताने की कोशिश करेंगे, तो आपके हर जुमले में आ रहा होगा। तो उसकी वजह ये होती है कि बिकॉज इट इज़ नॉट कमिंग आउट ऑफ योर ओन हार्ट एंड माइंड. सो I try my best to give my own personal experiences to authenticate whatever I'm trying to tell my audience. So writing style जो था मेरा एक्चुअली ये था कि when I did my bachelor's from NAD, तो मुझे ऐसा लगा था कि because my English grammar was reasonably better than quite a few other students. तो आई हैड अ फीलिंग दैट मुझे इंग्लिश में तो कोई इशू है ही नहीं, मैं तो मतलब अपने आप को बड़े आराम से इंग्लिश में एक्सप्लेन या एक्सप्रेस कर सकता हूँ. बट एंड आई एम टेलिंग यू ऑल दिस थिंग इन अर्ली 90s की मैं बात कर रहा हूँ. तो उसके बाद 95 में जाके आई केम टू रियलाइज कि व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, जो मतलब IPPs के साथ मेरी इंटरेक्शन भी, और उसमें जब उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को जब मैंने पढ़ना शुरू किया, और वहाँ पर जब मैं चीज़ों को एनालाइज करना और देखना मैंने शुरू किया, तो देन आई केम टू रियलाइज कि मैं जिसको अब तक अंग्रेज़ी में अपने आप को एक्सप्रेस करना जिसको मैं समझ रहा था, आई वॉज लिविंग इन फूल्स पैराडाइज. दैट वॉज नॉट supposed to be the writing style while communicating within the organization. And then I started improving upon
और इसमें मेरा अपना कमाल कोई नहीं था। मुझे सिर्फ ये हुआ था कि जो मुझे इमीडिएट मेरे बॉस मिले थे, he was also an NAD graduate, uh, and he was a wonderful writing. He had wonderful writing skills, especially in the law, the language of law. उस पे एक तरह से समझने की he had command on writing business communication. So I learned from him a lot, and I try to put those learning experiences in my writing now after these many years. And I have now come to realize quite a few things. जिसको हम राइटिंग समझते हैं, एक्चुअली राइटिंग वो नहीं होती है। राइटिंग में आपने अपने आप से ज़्यादा जो आप काउंटर पार्ट है उसको सामने रख के चीज़ों को लिखना होता है। Only then you will be able to make your point loud and clear to him or her. Otherwise, you are bound to make not mistakes but blunders. And this has been my experience as well. इसमें फिर आपको जो राइटिंग होती है उसी से बेसिकली आपकी जो टॉप मैनेजमेंट है वो डिसीजन मेकिंग करती है। तो जो डाइवर्जेंट थॉट्स होती हैं दे गो लाइक दिस, एंड कन्वर्जेंट थॉट्स जो होती हैं दे गो लाइक दिस। और जब इनिशियली जब आप किसी भी टॉपिक पे अगर कोई डिस्कशन शुरू करते हैं और तो वो हमेशा बहुत ही डाइवर्जेंट किस्म की थॉट्स आएंगी आपको, बिकॉज योर टीम मेंबर्स एंड एवरीवन in your team will be having a different viewpoint on your argument which you are coming up with, and gradually they will start converging to your way of thinking, and then you will be in a position to make a decision based on जिसको दूसरे अल्फाज में कहते हैं कलेक्टिव विजडम। ये जो असेंबलीज होती हैं वो बेसिकली तो वहाँ से कलेक्टिव विजडम आना चाहिए, लेकिन हमें ओवर द इयर्स हमने जो चीज़ देखा है हमारी असेंबलियों से collective chaos मिलता है, because they never end up in any concrete decision at the end of the day. Then ये जो सारी अभी जो मैं आप जो slides आप देख रहे हैं, all these slides I have added them together today only, um, and because I was looking at improving my presentation for you guys, so I came up with these few good slides, pictures, which I'm sharing with you now. Facilitation may focus group attention, build consensus, engage others. इसमें ये कहता है engage में कि वो direct not control। डायरेक्ट में और नॉट कंट्रोल में जो फर्क है वो ये है कि आपने जब एक चीज डिसीजन ले लिया है, you just have to direct them that you have to do it, but not in a controlling voice। आपका जो टोन है, जो टोनैलिटी है आपकी, that will tell कि आप बेसिकली अपनी टीम को engage करना चाह रहे हैं या आप उनको ऑर्डर कर रहे हैं to follow your instructions। Then listen with curiosity, gather information, observe, balance planning and intuition। जो आपने एट द एंड आपने जो कुछ गैदर किया है उसमें आपने अपनी जो गट फीलिंग है और जो आपने प्लान किया है उसको उसके दोनों में आपने उसको एक बैलेंस क्रिएट करना है। बिल्कुल गट फीलिंग के ऊपर आपने नहीं चलना है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर, बल्कि आपने जो प्लान किया है, क्योंकि प्लानिंग में आपको इनपुट्स मिली हैं आपकी टीम की तरफ से, तो उसकी जो इनपुट्स हैं दे प्ले अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन successful execution of the project। और यही as a good project manager, this is your job to facilitate your team members। अब ये स्लाइड आपको बैंक इसलिए नजर आ रही है कि मैंने जैसा आपको मैंने बताया कि I was still looking for the pictures and the time started, but anyways doesn't matter। अब ये है जी communication strategy and plan, situation analysis, communication strategy, communication plan, evaluation and sustaining the project। So इसमें मैं जाने को तो मैं बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं वैसे, let me see to it।
मैं इसके ऊपर मेरा ख्याल है कि मैं बाद में आता हूँ. लेट मी फिनिश इट फर्स्ट. डेवलपिंग ए कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, तो जिसमें ये जो मैंने अभी पहले आपको जो स्लाइड दिखाई थी, ये एग्जैक्टली वही है कि आपने ये देखना है कि आपने कम्युनिकेशन के लिए किस तरह का सेटअप रखना है. अब ये जो तस्वीरें हैं, ऑल दीज पिक्चर्स, दे आर टॉकिंग टू यू. यहाँ पर जो जो कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए वो है ईमेल का कॉन्सेप्ट. यहाँ पर आप बेसिकली जिस चीज़ पे बात कर रहे हैं वो एम एस ऑफिस की बात हो रही है कि मेकिंग यूज़ ऑफ एम एस ऑफिस या एम एस प्रोजेक्ट जैसे अगर आप कहें, तो यू आर मेकिंग यूज़ ऑफ इट फॉर communicating your project deliverables to your team. यहाँ पर you are engaging your team through various means, जिसमें आप डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए से मतलब कम्युनिकेट कर रहे हैं, या थ्रू कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर्स एंड ऑल दिस. सोशल मीडिया, again, there should be no breakup of communication between you and your customer and your stakeholders and your project management team. Come on in means यहाँ पर जो मेरा मकसद है वो बेसिकली ये है कि you are supposed to maintain an open door policy. आप यहाँ पर देखेंगे कभी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाने का इत्तेफाक हुआ तो वहाँ पर आपको पहले साहब से मिलने से पहले उसका जो शीदा टिल्ली बाहर बैठा हुआ है पहले उससे मिलना होता है. तो वो अंदर भले से बॉस चाय पी रहा हो तो वो बाहर से बैठ के कहे जी अंदर मीटिंग चल रही है. और अगर आप ताकतवर हैं और किसी तरह अंदर जाने में कामयाब हो जाते हैं तो फिर वो जो अंदर साहब बैठा हुआ है वो हड़बड़ा जाता है. तो जो नॉर्मली वेस्ट सक्सेसफुल इसीलिए है कि वहाँ बॉसिंग नहीं होती है, वहाँ पर उन्होंने अपनी टीम के साथ ओपन डोर पॉलिसी रखी होती है. जो आपको यहाँ पर ये जो पिक्चर नज़र आ रही है ये बेसिकली बात हो रही है स्ट्रेटेजिक थिंकिंग की. इस तस्वीर में बेसिकली मैं जो कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ वो ये है कि यू आर नॉट सपोज टू हैव टू मेनी मीटिंग्स while executing a project, बिकॉज अगर आप इसके लिए जो दूसरा सोल्यूशन है, अब आप ये कहेंगे कि जी अगर हम मीटिंग नहीं करेंगे तो हाउ विल आई बी कम्युनिकेटिंग विद माय प्रोजेक्ट टीम. तो इसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है वो है वर्क अराउंड मैनेजमेंट का. वर्क अराउंड मैनेजमेंट ये होती है कि इंस्टेड ऑफ asking your team members to come for a meeting every now and then, क्योंकि टीम जो मीटिंग मैनेजमेंट है, मीटिंग मैनेजमेंट के लिए मैं आपको अभी एक बल्कि यहाँ पर मैं अभी दिखाई देता हूँ एक स्लाइड जो कि आपको नजर आएगी. वो ये है कि मीटिंग्स आर occasions वेयर आवर्स आर वेस्टेड एंड मिनट्स आर डॉक्यूमेंटेड. तो दिस इज नॉट अ वेरी गुड आइडिया टू get involved your project team in frivolous meetings, because meetings को जितना आप अवॉइड नहीं कर सकते बल्कि इसको ये कहें कि आप जितना मिनिमाइज करें वो बेहतर है. इसकी वजह ये है कि मीटिंग्स में ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है. उसका जो अल्टरनेट है वो है वर्क अराउंड सोल्यूशन. वर्क अराउंड सोल्यूशन ये है, वर्क अराउंड मैनेजमेंट ये होती है कि जिस तरह आजकल जो मॉडर्न ऑफिस हैं वो आपको हर बंदा जो है वो एक वर्क स्टेशन बना हुआ होता है, एक छोटा सा क्यूबिकल टाइप का, और उसमें आप उसको बिठा के, और वो ओपन मतलब पीछे से ओपन होता है. बंदा जो है वो जिस तरह से अगर हम ये कहें कि ये अगर क्यूबिकल है तो इसको आप एक स्क्वायर शेप दे दें, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर आप चार बंदे बिठा दें, एक यहाँ, एक इसके सामने, एक यहाँ और एक यहाँ, तो आप जो है एज ए टीम प्रोजेक्ट मैनेजर आप यहाँ से गुजरते हुए उसकी स्क्रीन देख के अंदाज़ा लगा लेंगे कि ये किस टास्क पे इस वक्त काम कर रहा है. और अगर आपको लगता है कि उस टास्क से रिलेटेड यू वांटेड सम इनपुट, तो यू जस्ट go in and talk to him in a friendly manner without disturbing his own work which he is working on, and just get your inputs and come back to your own seat rather than poking your nose into what he is doing.
ठीक है जी। तो दिस इज हाउ वर्क अराउंड मैनेजमेंट जो है वो इस तरह से काम करता है। और ये जो पिक्चर है, ये बेसिकली स्ट्रेटजीज के हवाले से बात हो रही है। तो यहाँ पर आपकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग अगर आपकी है तो यू विल बी एबल टू कम्युनिकेट विद योर टीम मेंबर्स स्ट्रेटेजिकली। तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मीटिंग्स की ज़रूरत नहीं है। इसमें इसमें जो है वो ये इस बात पे जोर दिया है कि जो एक उर्दू में भी मुहावरा है, ये कहावत है कि ना ना गलत बात करो, ना गलत बात सुनो, ना गलत बात को देखो। तो लेकिन ये जब आप प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं तो यू हैव टू कीप एन ओपन आई, ओपन ईयर्स एंड ओपन माउथ। जहाँ पर आपको ज़रूरत है वहाँ पर आपने बोलना भी है, खामोश नहीं रहना है। जहाँ आपने सुनना है वहाँ बोलना नहीं है। और जहाँ आपने देखना है तो वहाँ ये नहीं देखना है कि अपना है तो छोड़ दिया, और अगर उससे उसकी दुश्मनी निकालनी है तो उसके ऊपर आपने अपना सारा गुस्सा निकालना। These are various templates, and now we are running short of time. Let me tell you, अब ये मैं इसके जो टेम्पलेट्स हैं वो मैं इसके अंदर क्या जो डिटेल्स हैं वो मैं डिटेल्स तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंस अगेन कि एमएस प्रोजेक्ट तो आप ज़रूर यूज़ करें फॉर मेकिंग योर प्रोजेक्ट रिपोर्ट एंड एवरीथिंग। लेकिन आई वुड सजेस्ट कि यू मस्ट फोकस ऑन कमिंग अप विद वेरियस टेम्पलेट्स फॉर द प्रोजेक्ट। तो शुरू में अगर आपको लेक्चर में याद होगा कि मैंने आपको बताया था मेथड 123 की वेबसाइट है। वो मैं अभी आपका लिंक भी शेयर कर दूंगा। तो उस वेबसाइट को आप देखें, उसमें वो तो बेसिकली बेच रहे हैं, अपने 300 से ज़्यादा टेम्पलेट्स बनाए हैं प्रोजेक्ट से रिलेटेड। लेकिन मतलब आप अगर एक टेम्पलेट का आइडिया ले लें तो यू कैन मेक योर ओन टेम्पलेट्स बेस्ड ऑन दी वर्किंग ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर आप जॉब कर रहे होंगे। तो वहाँ के जो ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स में आप जब इसको तलाश करेंगे तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारे टेम्पलेट्स मिल जाएंगे। तो उन टेम्पलेट्स को आप अपनी अंडरस्टैंडिंग से देखें कि भाई उसमें अगर आप कोई चीज़ बेहतरी ला सकते हैं टू मेक थिंग्स सिंप्लीफाइड, why not go ahead with it and take suggestion from your top management to improve your templates. So communication का एक बहुत बड़ा टूल है these templates। तो और ये हर जो नॉलेज एरिया है उसके उसके हवाले से आपको कम से कम 5 से 7 और ज़्यादा नहीं तो कम से कम ये जो 49 प्रोसेसेस जो आप डिफाइन कर रहे हैं इसके लिए तो आपको आपके पास टेम्पलेट होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपके पास हर चीज़ जो है वो इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट आपके पास मौजूद हो और बहुत ही कम्प्रिहेंसिवली अवेलेबल हो। सो दिस इज ऑल अबाउट दीज वेरियस टेम्पलेट्स विच ही इज टॉकिंग अबाउट। जैसे लेसन्स लर्न रिपोर्ट में उसने जो ये सवालात दिए हैं, बेसिकली वो बताने का मतलब ये है कि ये सवालात आपके पास अगर जहन में होंगे तो इन सवालात को जब आप अपने आप से पूछेंगे तो यू विल स्टार्ट गेटिंग आंसर्स फ्रॉम बेस्ड ऑन द प्रोजेक्ट विच यू हैव जस्ट कंप्लीटेड। बिकॉज लेसन्स लर्न आप अपने प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के बाद बनाते हैं। तो ये सवालात आपने उसके बाद अपने आप से रेज करने हैं और इन सवालों के जवाब जो आपके होंगे उससे आपका लेसन्स लर्न डॉक्यूमेंट तैयार हो जाएगा। सो दिस इज हाउ यू कैन मेक योर लेसन्स लर्न रिपोर्ट। देन दिस मीटिंग मैनेजमेंट थिंग, और इसमें मीटिंग्स आर ओकेजन्स वेयर आवर्स आर वेस्टेड एंड मिनट्स आर डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पर उसने मिनट्स ये जो मीटिंग्स हैं उसके उसको उसने बताया है कि दो तरह की मीटिंग्स होती हैं। व्हाट इज द मीटिंग्स फोकस, अगर तो वो रिव्यू के लिए है या टू क्रिएट समथिंग न्यू। तो उसके बाद आप आगे जाते हैं व्हाट विल बी द इंफॉर्मेशन फ्लो। तो रिव्यू मीटिंग जो है यूनि डायरेक्शनल है, और क्रिएट वाली जो मीटिंग होती है उसमें मल्टी डायरेक्शन होती है। फिर आता है जी व्हाट विल द मीटिंग आउटकम और प्रोडक्ट्स बी, इंफॉर्मेशन अपडेट और फीडबैक, डिसीजन एक्शंस प्लान्स रिजॉल्व इश्यूज। उसके बाद व्हाट विल बी द ग्रुप साइज, तो लार्ज ग्रुप होता है रिव्यू मीटिंग में, और जो आपकी क्रिएट मीटिंग है उसमें 3 से मैक्सिमम 18 तक के लोग होंगे। हाउ लॉन्ग विल द मीटिंग बी, तो ये जो लार्ज ग्रुप के साथ है वो मैक्सिमम 1 घंटे से ज़्यादा, आधे घंटे से ज़्यादा नॉर्मली नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसके बाद लोगों में फटीग आ जाएगी और मीटिंग से ज़्यादा वहाँ पर शोर शराबा होगा।
और जो creative meetings होती हैं, they should last from 1 hour to 3 hours long they can be, because you are going to come up with some decisions. And how frequently will we meet? So जो ये रिव्यू मीटिंग्स हैं वो वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली, एंड क्रिएट मीटिंग जो है वो एड हॉक होती है, उसका कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं होता है। हो सकता है आप 3 महीने तक ना मिलें, और हो सकता है कि आप हर दूसरे दिन मिल रहे हो। इट ऑल डिपेंड्स ऑन, अब ये जो चीज़ें हैं ये बेसिकली प्योरली प्रैक्टिकल नेचर की बातें हैं ये सारी। और as soon as you will get involved in these kind of activities in the days to come, when you will be working in your own organization, so there you will, it will make more sense to you whatever I have told you just now. कम्युनिकेशन चैनल्स, ये इससे रिलेटेड एक सवाल ज़रूर आता है। तो इसमें चैनल्स में बेसिकली इसका जो फार्मूला है वो है n into n minus 1 whole square, सॉरी n into n minus 1 divided by 2। तो ये आपको नंबर ऑफ चैनल्स बताएगा। तो नंबर ऑफ चैनल्स बेसिकली ये है कि जैसे 2 लोग हैं तो उसमें जो चैनल बनता है, 2 लोगों में या तो यहाँ से यहाँ आएगा या यहाँ से वहाँ जाएगा। लेकिन 3 होंगे तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये 3 हो जाएगा चैनल। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ जैसे इतने लोग हैं तो इसके चैनल्स उसने यहाँ पर काउंट करके बता दिए। लेकिन अगर आपकी टीम है 20 और 25 और 50 लोगों की, तो उसमें नंबर ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो उसके लिए फार्मूला है n इज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स into n minus 1 divided by 2. So this is how you can calculate communications channel. Now we are left with less than 2 more minutes before the session is going to be up. तो इस स्लाइड में जो ये वाली स्लाइड हमने मिस की है, इसको मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करें। Otherwise, we are done with HR management today and communications management today. Before we part, if you have any questions, please feel free to raise your questions in your group chat. I have your group chat window open in front of me. So if you have any questions, please feel free to come up with your questions. Otherwise, this is it for today. And we will inshallah be meeting on Saturday at 5 o'clock. So no questions. Thank you very much for your time and understanding, and hope to see you back on Saturday inshallah. Thank you very much.